नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वेलनेस वीकेंड कॉन्क्लेव लेकर हाजिर हैं हम, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी, चिंता है आपकी। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर तेरे मर्ज की दवा क्या है? ये सवाल प्रेमी से लेकर मरीज दोनों पूछते हैं, क्योंकि ये दिल का मामला है। ये दुनिया जानती है कि दिल अगर फिट है तो आपका हर दिन हिट है, लेकिन इस दिल का ख्याल कैसे रखा जाए? इस दिल को आप कैसे समझें? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब अस्पताल जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है? इस दिल के अंदर क्या चल रहा है? कौन सी बीमारी आपके दिल में घर कर रही है? आज इन तमाम सवालों के जवाब इस मंच से आपको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ मंच पर बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह, ग्रुप चेयरमैन कार्डियक साइंसेज, पैन मैक्स एंड चीफ ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, मैक्स साकेत। तालियों के साथ सर का एक बार स्वागत कर दीजिए। तो बलबीर सिंह जी, स्वागत आपका हमारे इस मंच पर। और सवाल यही, कैसे जाने अपना हाल दिल? कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस टॉपिक को उठाया, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर इंसान का ताल्लुक़ रखता है, हर इंसान को ज़रूरत है एक हार्ट हेल्थी होना चाहिए। तो हमें पता है हार्ट की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हार्ट फिट है तो हम भी फिट हैं, नहीं तो सब कुछ ख़त्म है। तो ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं आगे इसके बारे में, हार्ट को ठीक कैसे रख सकते हैं, और हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अपने मदद कैसे कर सकते हैं मरीज़ों की, ये मेजर सवाल हैं जो हम दोनों यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जिसमें हम हार्ट की नसों को देखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, हार्ट के कई मसले और सॉल्व करते हैं। तो अब प्रोग्रेस इतनी फास्ट हो रही है हार्ट में कि अगर एक कॉमन पर्सन इसकी यूज़ ना करे, इसको फ़ायदा ना उठाए, इस रिसर्च का, इतनी एडवांसेस का, तो दुर्भाग्य होगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक पेशेंट हार्ट अटैक के विद इन फर्स्ट आवर हमारे पास पहुंच जाता है, देयर इज़ नो चांस कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी ज़िंदगी में आगे कभी भी। हम उसको इतनी फिट कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी। मेजॉरिटी को, अब 100% मैं नहीं बोलूँगा, बट मेजॉरिटी, अगर कोई हार्ट अटैक के 1 घंटे अंदर पहुँच जाता है हमारे पास सब सुविधाएँ हैं जो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे मरीजों को, कैसे ठीक कर सकते हैं, ये शायद हम आज डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि हमें कब ऐसा लगना चाहिए या कब ऐसा महसूस होगा सर? क्योंकि कई बार दर्द होता है लेफ्ट हैंड साइड तो हम डर जाते हैं, कई बार बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिनको शायद हम इग्नोर कर जाते हैं। तो कब वो सिचुएशन आएगी या कब अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी कॉमन मैन के लिए, जब हमें आपके पास आना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो जब मैं पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ इमरजेंसी में, जब हार्ट अटैक के आते हैं, तो उस समय तो हम बिज़ी होते हैं उनको ठीक करने में। उसके अगले दिन जब मैं उनके साथ बैठता हूँ या फैमिली के साथ बैठता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आपको कुछ पिछले 1 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ था? 90% का जवाब होता है कि हफ्ता पहले हमें थोड़ा सा हैवीनेस हुई थी जब हम वॉक के लिए गए, या हमने लंच किया, हैवी लंच किया, उसके बाद बहुत डकार आए, बहुत गैस बनी, थोड़ा पसीना भी आया, फिर हमने पैंटोसिड की गोली खाई, डाइजीन पी ली और ठीक हो गए। तो ज़्यादातर मैंने देखा है जो मिस होते हैं हार्ट अटैक्स, वो होते हैं हम गैस के साथ कंफ्यूज होते हैं। हमारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है हार्ट अटैक के कि पेन होनी चाहिए जो बाएं हाथ में जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर मैं मरीजों को बोलता हूँ कि कई आते हैं कि हाँ हमें चुभन होती है, उंगली से मुझे दिखाते हैं कि यहाँ चुभन होती है, वो जनरली हार्ट से नहीं होता। हार्ट की पेन या हार्ट का दर्द जो होता है वो पूरे छाती में होता है, एक डिफ्यूज्ड पेन होता है। हार्ट का दर्द ऐसा नहीं होता कि मेरे ऐसे पिन से मैं बता सकता हूँ। जब मैं यानी स्टूडेंट सिर्फ था, लेफ्ट हैंड में दर्द जाए वही अलार्मिंग सिचुएशन नहीं नहीं, है? दोनों हाथों में भारीपन होता है, पेन नहीं होता। उसको लगता है कि डिस्कम्फर्ट है। पेन और डिस्कम्फर्ट में बहुत फ़र्क है। पेन जब तक पहुंचती है वो बहुत लेट हो जाता है। तो दोनों हाथों में जा सकता है, कंधे में जा सकता है, पीठ में जा सकता है, गर्दन, कई कहते हैं हमारी गर्दन ऐसे लगता है फंदा हुआ है, वो भी हार्ट की वजह से होता है। तो ये सिम्टम अगर हम शुरू करें गर्दन से लेकर अपर एब्डोमेन तक और दोनों हाथों तक कहीं भी हो सकते हैं। तो सिम्टम जनरली अनईजीनेस, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, पेन लास्ट होती है। पेन होती है तो काफ़ी आगे बात पहुंच चुकी होती है। हमें ये अर्ली सिम्टम ज़रूर पकड़ने चाहिए। एक अर्ली सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि हम चले और थोड़ा भारीपन हुआ, हम बैठे तो ठीक हो गया, ये एंजाइना का सिम्टम है, इसको किसी हालत में इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि पेशेंट का प्रोफाइल कैसा है। पेशेंट डायबिटिक है
स्मोकर है, उसकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, उसकी फैमिली में किसी का बाईपास हो चुका है, अगर उसको कोई भी ऐसे सिम्टम होते हैं उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए हॉस्पिटल को, क्योंकि ऐसी चीज़ें इतने रिस्क फैक्टर्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो हार्ट अटैक का ज़्यादा चांस है कि ना कि हार्ट अटैक ना होने का। नहीं, आप गैस की प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे। जनरली सबको गैस की प्रॉब्लम होती है। कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये जो प्रॉब्लम अभी मुझे इस वक्त हो रही है ये मेरे हार्ट से रिलेटेड हो सकती है? क्योंकि अमूमन तो कोई भी दवाई खाने के बाद अपनी गैस को आराम, कोई भी इंडियन फैमिली में किसी को भी हो सकती है और वो बड़ी जल्दी रिलीफ पा लेता है। सबको पता है ये वाली गोली खाइए, ये वाली गोली खाइए, गैस ठीक हो जाएगी। तो दो तीन चीज़ें हैं जो गैस और इसमें हमें डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। गैस के साथ जनरली अपर एब्डोमेन में सिम्टम्स होते हैं, एसिडिटी के सिम्टम्स जनरली अपर एब्डोमेन में होते हैं, हार्ट के सिम्टम्स अपर चेस्ट में होते हैं, हैवीनेस चेस्ट में होती है। तो ईसोफेजाइटिस कंफ्यूज होता है कई बार इसके साथ, लेकिन अगर सिम्टम्स 15 मिनट से ज़्यादा लास्ट कर रहे हैं, 15-20 मिनट हो गए किसी को, सस्पेक्ट हार्ट, क्योंकि हार्ट अटैक से मर सकता है इंसान, गैस से नहीं मरेगा। सस्पेक्ट हार्ट, ट्रीट फॉर द वर्स्ट। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर्स चेक करके कहते हैं कुछ नहीं था, तो आप खुशी से घर जाइए, क्योंकि आपने एक्सक्लूड कर लिया कि कोई खतरनाक चीज़ है। अगर आपके सिम्टम्स 15-20 मिनट को एक्सीड कर गए, आधा घंटा अब रह गया, आपने ट्राई कर लिया अपनी गैस, गो टू द हॉस्पिटल। यानी अगर गैस की प्रॉब्लम भी आधे घंटे से ज्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए। उसको कहने दीजिए कि ये गैस था, कुछ नहीं था, आप जाइए घर, वो बहुत अच्छा। बात जब दिल की आती है तो बहुत सारे टर्म्स जुड़ जाते हैं और उस टर्म्स के साथ एक डर मन में पैदा हो जाता है कि हम कैसे बेहतर इलाज की तरफ जाएं। मेरे लिए क्या बेहतर होगा? अगर आज मुझे लग रहा है कि दिल में कोई समस्या हो रही है या मेरे हार्ट में कोई समस्या हो रही है, तो सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए? तो अब जब एक मरीज को लगता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर का क्या फ़र्ज़ बनता है? उसको बताना है कि हार्ट है कि नहीं है। तो हार्ट की कौन सी प्रॉब्लम है कॉमनेस्ट प्रॉब्लम? हार्ट की कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है हार्ट ब्लॉकेजेस, कि ब्लॉकेज हो गई आर्टरी। ब्लॉकेज क्या होती है? सो हम हमेशा ब्लॉकेज की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए ब्लॉकेज है क्या चीज़। तो हार्ट एक ऑर्गन है जो ऐसे ऐसे मसल है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। आप तो सो रहे हैं लेकिन वो काम कर रहा है, एक मिनट भी वो शांत नहीं बैठता। क्या भगवान ने चीज़ बनाई है। मैं नेचर को मतलब सल्यूट करता हूँ जब हम लोग अंदर से देखते हैं कैसे उसने सेल्स बनाए, कैसे उसने कंडक्शन वायर्स बनाई, कैसे उसने पाइप्स बनाई ताकि ब्लड जाए। तो बहुत ही बेहतरीन ऑर्गन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, लेकिन इसको ब्लड सप्लाई चाहिए क्योंकि मसल है, इसको भी ब्लड चाहिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हार्ट मसल को चाहिए। तो हार्ट को आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड। आर्टरीज खुद को हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरीज, तो वो सप्लाई करती हैं ब्लड हार्ट मसल को। तो अगर ये आर्टरीज में प्लाक्स बन जाएं या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती है। तो हार्ट मसल को ब्लड कम जाता है इन आर्टरीज से। सो ये आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम जमा हो जाता है, या एकदम हार्ट अटैक होता है तो क्लॉट जमा हो जाता है। तो इन 3 कारण से ब्लॉकेजेस आती हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ पेशेंट, एज अ फैमिली मेंबर, हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसको ब्लॉकेज होती है और किसको आगे टेस्ट करने पड़ते हैं। हमने इस ऑडियंस में सबने सुना होगा एंजियोग्राफी और ब्लॉकेजेस, लेकिन किसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, कब करनी चाहिए एंजियोग्राफी? सबको तो नहीं कर सकते, हर चीज़ सिर्फ इससे नहीं कर और सकते। एंजियोग्राफी से डर भी लगता है। डर लगता है और करनी भी नहीं चाहिए, सबकी एंजियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है हम कैसे किसको एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हैं। तो मेरे पास जब कोई आता है और वो कहता है, मैं उनसे 3 सवाल पूछता हूँ कि क्या फैमिली हिस्ट्री है आपकी, वो हाँ या ना, डायबिटीज़ है हाँ या ना, आपको हाइपरटेंशन है हाँ या ना, स्मोक कितना करते हैं नहीं करते हाँ या ना, और चौथा मैं देखता हूँ उसकी ओबेसिटी, कि वो ओबीज है कि फिट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आइडिया दे देती हैं हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमें आइडिया मिल गया कि इसके रिस्क फैक्टर्स काफ़ी मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी, ऊपर से स्मोक भी कर रहा है, तो मेरा लेवल ऑफ सस्पिशन गोज हाई। तो इसके ऐसे मरीज़ को मेरे को गलती नहीं करनी, मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने गलती की तो उसकी लाइफ जा सकती है। तो अगर उसको ब्लॉकेज है, मुझे पता होना चाहिए कि ब्लॉकेज है। अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स कंबाइन हो रहे हैं और मैं फिर नेक्स्ट जाता हूँ, सिम्टम्स क्या हैं आपके। वो अगर मुझे बोलते हैं कि हमें चलने में सांस फूलता है, या चलने में हमें छाती में भारीपन हो जाता है, या मैं पहले एक्सरसाइज करता था आधा आधा घंटा, अब मैं 10 मिनट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये सिम्टम्स हमें सजेस्ट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, ब्लॉकेजेस हो सकती है।
फिर हम सीधा फिर अभी नहीं आते हैं एंजियोग्राफी पे, फिर हम ईसीजी करके देखते हैं। एक इको टेस्ट होता है जो हार्ट की पंपिंग वगैरह बताता है, वो करते हैं। फिर अगर हमारी सस्पिशन लो होगी तो हम स्ट्रेस टेस्ट की तरफ जाते हैं, अगर सस्पिशन हाई होगी तो हम एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं। तो हमारी जब सस्पिशन हाई होती है कि इसको ब्लॉकेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम एंजियोग्राफी की तरफ प्रोसीड करते हैं। एंजियोग्राफी दो तरह की होती है, एक तो सीटी स्कैन से होती है जिसमें किसी को डर नहीं लगता, दूसरी होती है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जिसमें हम ये हार्ट की आर्टरी ये कनेक्टेड है, ये रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे मेरे फिंगर जहाँ लगी हुई है ये रेडियल आर्टरी है, ये हार्ट से सीधा कनेक्टेड है। तो हम इस आर्टरी से एक छोटा सा पतला सा कैथेटर डालते हैं, बहुत ही पतला कैथेटर होता है जो हार्ट की आर्टरी में जाता है, उसमें हम कॉन्ट्रास्ट या डाई इंजेक्ट करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि ब्लॉकेजेस है नहीं। वो फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे में डिटेक्ट हो जाता है, उसकी हम फिल्म बना लेते हैं और पता लगता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। दूसरा सीटी स्कैन होता है। अब किस में सीटी स्कैन करना चाहिए और किस में कन्वेंशन, जिसको हार्ट अटैक हो चुका है ऑलरेडी या सस्पिशन बहुत हाई है या ईसीजी में चेंजेस दिखा रहे हैं, इको में चेंजेस आ रहे हैं, हमें पक्का पता है कि ब्लॉकेज है, हम सीधा कैथेटर एंजियोग्राफी करते हैं बिकॉज वो फाइनल टेस्ट है। जिसमें सस्पिशन लो है कि शायद नॉर्मल भी निकल आ सकता है, हम सीटी बोल देते हैं कि सीटी कर लेते हैं पहले, अगर उसमें कुछ होगा तो फिर आगे एंजियोग्राफी, बिकॉज सीटी फाइनल टेस्ट नहीं है। सीटी से हमें आइडिया लग सकता है बट सीटी फाइनल नहीं है। फाइनल के लिए हमें कैथेटर एंजियोग्राफी ही करनी पड़ती है, और प्लस अगर उसको हमें ट्रीटमेंट देना है तो फिर हमें आगे उसी कैथेटर से जाना तो है। एंजियोग्राफी से एग्जैक्ट क्या पता लगा तो पाते हैं? एग्जैक्ट पहले तो एंजियोग्राफी के मिथ्स मैं हटाना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि डर लगता है। सो एंजियोग्राफी एक बहुत ही सेफ टेस्ट है। इसमें हम चेक करते हैं पहले कि किडनी टेस्ट का क्या हाल है, क्रिएटिनिन लेवल्स कितने हैं, क्योंकि हम डाई जो देते हैं वो किडनी को थोड़ा इफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए हम पहले क्रिएटिनिन चेक करते हैं। तो अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो हमें कोई रिस्क नहीं है, और दर्द वर्द बिल्कुल नहीं होता, इतना ही दर्द होता है जितना एक ब्लड सैंपल लेने में दर्द होता है। उसके बाद कैथेटर अंदर चले जाता है और उससे हम डाइस से इंजेक्ट करके ब्लॉकेजेस ढूंढते हैं। तो इसका मेन पर्पस है, हमें ये बता देता है कि आर्टरीज का क्या हाल है, आपकी हार्ट की सेहत का क्या हाल है। और ब्लॉकेज अगर हो गया है या एंजियोग्राफी के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंजियोग्राफी से मिलता जुलता टर्म जो हम सुनते हैं वो एंजियोप्लास्टी है। एक तो हो गया टेस्ट, अब दूसरा एंजियोप्लास्टी क्या है? अब हमारे पास जब एंजियोग्राफी होती है तो हमें तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो बिल्कुल नॉर्मल है, हम उसको मैं वहीं हाथ मिलाता हूँ, मरीज को बोलता हूँ आज मंदिर जाना, सब कुछ ठीक है। दूसरी ऑप्शन मिलती है जहां बॉर्डरलाइन ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि ब्लॉकेज 75% से कम है। और तीसरी ऑप्शन होती है जब 75% से ज़्यादा है, तो वो तो सीवियर स्टेट होगी। तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको हम बड़ा ध्यान देते हैं। तो हमारे पास सीवियर ब्लॉकेजेस हैं जिनको हम एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग से ट्रीट करते हैं। तो हम वो तार बदल देते हैं, दूसरी थोड़ी सी मोटी तार डाल के उसको वहीं पे आर्टरी को खोल के वहीं स्टेंट डाल देते हैं। तो स्टेंटिंग बहुत एक रिफाइन हो चुका है इस समय। हम जो आजकल कर रहे हैं उसको हम प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, कि हम बिल्कुल अंदर से आर्टरी को कैमरा की तरह देखते हैं, अल्ट्रासाउंड बीम से या लाइट इमेज से हम उसको अंदर से आर्टरी को देखते हैं। हम लेंथ मेजर कर लेते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, कितना डायमीटर है, कि हमें इस डायमीटर और इस टाइप का स्टेंट डालना है। तो हम नेक्स्ट टर्म जो हम बात करेंगे वो है एंजियोप्लास्टी। सो यानी कि आपने एंजियोग्राफी की, अब प्लास्टी करनी है, मतलब प्लास्टी करनी है मतलब उसको खोलना है, प्लास्टिक बलून से खोलना है, तो उसको हम प्लास्टी बोलते हैं। तो प्लास्टी से हमने उसको खोला और उसको फिर हमने स्टेंट डाला, क्योंकि स्टेंट और एंजियोप्लास्टी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। हम उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट। अब सिर्फ एंजियोप्लास्टी बलून से कम होता है, मतलब 10% में होता होगा, 90% में हम स्टेंट डालते हैं। दोनों साथ में होता है? दोनों। स्टैंड डालना क्या है, या स्टैंड से क्या होता है, या स्टैंड होता क्या है तो जो हमारे हार्ट में जा रहा है? बिल्कुल करेक्ट, आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी का मतलब है हमने कैथेटर डाला, उसके अंदर वायर डाली, एक छोटा सा बलून डाला साइज आर्टरी के साइज के हिसाब से, उस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं। गुब्बारा होता है, छोटा सा गुब्बारा होता है, लंबा होता है, और उसको एक कॉन्ट्रास्ट से इन्फ्लेट कर देते हैं, वो खुल जाता है। तो आर्टरी जो ब्लॉक थी वो खुल गई, लेकिन उसमें रिस्क रहता है कि दोबारा ना हो जाए। हमने बलून से खोल तो दी, लेकिन रिस्क रह जाता है कि उसमें दोबारा वो जमा हो जाएगा, तो फिर वापस विदिन 6 मंथ्स मरीज वापस आ जाएगा कि फिर मुझे वही सिम्टम हो गए। तो उसको दोबारा ना हो, ये स्टेंट्स हेल्प करते हैं कि दोबारा ब्लॉकेजेस ना आए। तो स्टेंट्स किस चीज़ के बने? स्टेंट्स एक मेटालिक अलॉय के बने हुए, इतने पतले होते हैं जैसे एक बाल होता है, उतना थिन होता है, मतलब आप
देखने में जस्ट दिखता है वो, और कुछ नहीं, वो बलून के ऊपर चिपका होता है स्टेंट, और उसके ऊपर एक दवाई लगी होती है जो रीस्टिनोसिस को प्रिवेंट करती है। रीस्टिनोसिस मतलब रिकरेंस नहीं होने देती, एक दवाई लगी होती है। आप सरप्राइज हो जाओगे, ये दवाई कौन सी है? दवाई एंटी कैंसर ड्रग है। उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर बनी होती है एंटी कैंसर ड्रग, जो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होती है। एंटी कैंसर ड्रग का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बॉडी को रिएक्ट करने से मना कर देती है कि डोंट रिएक्ट टू दिस स्टेंट। ये फॉरेन बॉडी है। हमारी शरीर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, नेचर ने तो कमाल। हमारी बॉडी क्या करती है, कोई फॉरेन बॉडी आया उसको रिएक्ट करती है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, मैं इससे फाइट करूंगी। बॉडी फाइट करती है। तो हम जो लेयर देते हैं ड्रग की, यानी जो स्टैंट अंदर गया उससे मेरी बॉडी फाइट फाइट ना करने, करे, इसलिए हमें वो दवाई एक लगानी दवाई पड़ती है। करेक्ट। और उस दवाई का नाम? दवाई कई तरह की आती हैं, रैपामाइसिन है, फिर ज़ेराटोलिमस है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कई दवाई हैं। तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनी होती है दवाई की, वो बॉडी को कहती है प्लीज डोंट रिएक्ट टू दिस, इसको रहने दीजिए आप, और जो करना है करो, इसको मत टच करो। तो वो बॉडी रिएक्ट नहीं करती। अगर बॉडी रिएक्ट करती तो वो रिकरेंस हो जाती। बॉडी तो कहती है फॉरेन बॉडी कहाँ से आ गई मेरे अंदर, नई चीज क्या आ गई? हाँ, नई चीज कैसे आ गई। स्टैंड डलने के बाद डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हम सुनते हैं ना अमूमन, स्टैंड डला है इनको, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारे मिथ हो जाते हैं। तो स्टैंड डलने के बाद क्या बहुत सारे चेंजेस लाइफ में करने पड़ते हैं, या स्टैंड अगर डल गया तो आप बेफिक्र हो जाएं हम कि आगे के प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो ये चीज़ बहुत वेरी करती है मरीज से मरीज। डिफरेंट पेशेंट का डिफरेंट एडवाइस होती है। हर एक को एक ब्लैंकेट एडवाइस नहीं दे सकते। बट अगर किसी का हार्ट पंपिंग नॉर्मल है, उसको बस एक दो ब्लॉकेजेस थे जो खुल गए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि कल से ही वॉक स्टार्ट, कल से आप गोल्फ खेलते थे गोल्फ पे जाएंगे, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो मर्जी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ दवाई डोज नहीं मिस करनी। दवाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेंट के बाद, तो हम 3 दवाइयों पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। एक है एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ जो ब्लड थिनिंग होती हैं ताकि क्लॉट ना बने उस स्टेंट के अंदर। दूसरी है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो हमेशा दी जाएगी, हर मरीज़ को दी जाएगी। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दवाई हैं। तो हम मरीज़ को बोलते हैं कि दवाई मिस नहीं करना और जितना मर्जी एक्टिविटी कर लो। लेकिन दूसरी तरह के मरीज़ होते हैं जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उनका हार्ट बहुत वीक है, अब स्टेंट लगे हैं, उनको हम बोलते हैं बी कॉशियस, गो स्लो विद योर लाइफ। जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे हार्ट पंपिंग इम्प्रूव होगी तो विद इन 2 वीक्स और विद इन अ मंथ आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। सो जल्दी नहीं करनी। तो दोनों की एडवाइस थोड़ी डिफरेंट होती है, बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। यानी स्टैंड डलने के बाद भी लाइफ नॉर्मल हो सकती है? नॉर्मल होती है, हो सकती नहीं, होती है। लोग मानते नहीं है ना, इसे एक मिथ की तौर पर ले लेते हैं, स्टैंड पड़ा है तो नहीं, अब मुश्किल हो जाएगा आगे। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी लाइफ। अच्छा, एक और टर्म जिससे भी घबराहट होती है सुनने में, वो बाईपास सर्जरी है। right. स्टैंड तक हम पहुंच गए, बाईपास सर्जरी की जरूरत हमें कब महसूस होती है, या कब डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं? अच्छा, इससे पहले हम बाईपास पे जाएं, मैंने बोला 3 ग्रुप्स हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, घर जाओ, आज शाम को मंदिर जाके मत्था टेको। दूसरा ग्रुप है जिसको हाई सिवियरिटी ब्लॉकेज, हम स्टेंट डाल देते हैं। तीसरा ग्रुप है जो बीच में है, उसको क्या करना चाहिए, जिसको मॉडरेट ब्लॉक हम कहते हैं कि लेट्स से 50 to 70% के बीच में ब्लॉक है। वो फैमिली बहुत डर जाती है कि 50 to 70% डॉक्टर साहब डाल दीजिए स्टेंट। हम नहीं डालते हैं उनमें। हम एक टेस्ट करते हैं कि देखने के लिए कि आर्टरी के अंदर फ्लो कैसे जा रहा है। अगर उसकी फ्लो रिजर्व ठीक है, हम उसको FFR टेस्ट कहते हैं या अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। हम अगर उसका फ्लो डिटर्मिन कर लेते हैं कि ठीक है, हम कहते हैं बिल्कुल दवाई खाओ, आपको स्टेंट की जरूरत नहीं है। तो ऐसा % ब्लॉकेज पर स्टैंड डालते हैं? हम 75% एंड अबव में जनरली डालते हैं। ठीक। लेकिन कई बार थोड़े कम में भी फ्लो कम हो तो हम डाल देते हैं। लेकिन अगर इंटरमीडिएट ग्रुप में आपको फ्लो अच्छा मिल गया, 50 to 70% ब्लॉक था, फ्लो अच्छा है, हम बिल्कुल नहीं डालेंगे स्टेंट। हम उसको बोलेंगे मेडिकली मैनेज करो, आप दवाइयों पे ही ठीक रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी जो एंजियोग्राफी के लिए जाता है उसको स्टेंट डलता है। ये एक और बड़ा मिथ है। मरीज कहते हैं कि जी अब एंजियोग्राफी होगी तो स्टेंट तो डलेगा ही डलेगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो हम मेरी प्रैक्टिस में पहले तो हम CT एंजियो से ज़्यादा काम चला लेते हैं, फिर CT एंजियो में दिख गया तो डलेगा ही डलेगा। तो मेरी प्रैक्टिस में 70% को स्टेंट डलता है, 30% दवाई पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एंजियोग्राफी की टेबल पे लेटा तो उसको स्टेंट डलेगा, ऐसा नहीं होता। तीसरा, आगे हम बाईपास पे। सो बाईपास किसको ज़रूरत होती है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है वर्ल्ड ओवर, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर,
स्टेंटिंग ऐसे राइज कर रही है, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग, बिकॉज हर इंसान चाहता है कि मुझे बाईपास ना हो, मैं वहीं टेबल पे गया, मुझे बस वहीं हाथ से स्टेंट डाला और मैं अगले दिन घर गया। सब हर इंसान यही चाहता है। कौन चाहता है कि छाती खुले, सर्जरी हो, फिर हफ्ता हॉस्पिटल रहो, फिर 1 महीना लग जाएगा पूरा नॉर्मल होने में। तो फिर भी कुछ मरीज़ हैं जहां हम बाईपास सजेस्ट करते हैं। तो वो कौन से मरीज़ हैं? जनरली होते हैं जिनके मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, 8-9 जगह ब्लॉक है। अब कहाँ कहाँ स्टेंट डालेंगे? या फिर लॉन्ग डिफ्यूज डिजीज़ है, मतलब बहुत पतली पतली नसें हो गई हैं। जनरली डायबिटिक्स में ऐसा होता है, या हेवी स्मोकर्स में ऐसा होता है। या फिर उनको साथ एक वाल्व की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट की ब्लॉकेजेस तो हैं, साथ कंकरेंट कोई वाल्व लीक कर रहा है, जैसे माइट्रल वाल्व लीक कर रहा है, तो उसको भी रिपेयर करना है, तब हम सर्जरी सजेस्ट करते हैं। तो सर्जरी के नंबर्स कम हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड बाईपास सर्जरी के, बिकॉज एंजियोप्लास्टी की टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर रही है। आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं पता, बट एवरी ईयर इतना नया डेटा आता है, नई चीज़ें आती हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंटली मरीज को बोल पाते हैं कि इसमें आप स्टेंट ही डलवाओ, उससे बेटर रहेगा। और फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे 80 इयर्स प्लस, हम नहीं चाहते कि इनका बाईपास हो, हम कोशिश करते हैं कि जितने स्टेंट से ही काम चल जाए उतना अच्छा। कितने मैक्सिमम स्टंट्स डाले जा सकते हैं? ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक मेरा पेशेंट है जिसको 12 डले, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक डेकेड में, हाँ, उसको डलते गए, लेकिन ही इज फाइन। 12 तक डाले जा सकते हैं अभी, मतलब कितने भी डाले जा सकते हाँ, हैं कितने अगर भी आपकी बॉडी ठीक रिएक्ट कर हाँ रही है। बिल्कुल। अच्छा, बाईपास सर्जरी तक नहीं जाते हैं, जैसा आपने कहा, कोशिश की जाती है कि स्टैंड से ही सब कुछ ठीक कर दी जाए। लेकिन अगर बाईपास सर्जरी किसी की हो गई, फिर वही सवाल कि नॉर्मल लाइफ में आप कैसे आएंगे, क्योंकि एक डर अंदर हो जाता है कि अब दिल की सर्जरी हो चुकी है, अब हम आगे कैसे सर्वाइव तो करें। बाईपास का भी सेम सिचुएशन है कि बिल्कुल आदमी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो ये भी मिथ है कि बाईपास के बाद ज़िंदगी ख़राब हो जाती है या नहीं चल पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाईपास के बाद लोग कई साल आराम से काट सकते हैं। कई कई पेशेंट्स मेरे 30-30 साल बाईपास हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो ये भी मिथ है कि बाईपास के बाद तो ज़िंदगी ख़त्म है, अब क्या जीना। ये बहुत लोग सोचते हैं ऐसा, और वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या चेंजेस आते हैं जब सर्जरी या बाईपास सर्जरी सर्जरी हो के जाती है? चेंजेस जो आते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन जो परेशानी होती है सर्जरी की, वूंड की, पेन की थोड़ी बहुत, ये और चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ये हफ्ते 10 दिन की डिस्कम्फर्ट के लिए पूरी जैसा लाइफ, नॉर्मल किसी भी सर्जरी में होगा। जो नॉर्मल सर्जरी में। क्या आप सुझाव देते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनकी बाईपास हो गई है, स्टैंड्स भी डल गए हैं, कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करने हैं ताकि अब आप स्वस्थ रहें और आपको ज़रूरत ना पड़े डॉक्टर की? राइट। तो प्राची जी, ऐसा है कि मैं ये सिर्फ उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो को स्टेंट डल चुके हैं या बाईपास हो चुका है। मैं तो सारी जनरल जनता के लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर एक ऑर्गन है जिसको प्रिवेंट किया जाए, कैंसर आप प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आपको पता है स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब करते हैं कैंसर, बट फिर भी किस्मत खराब हो तो हो जाता है। लेकिन हार्ट एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। हम अपनी गलती करते हैं जो हार्ट अटैक लेते हैं। मेरे को पक्का है कि हार्ट अटैक अगर हम बचपन से या कॉलेज से ही अपने आप सेहत का ध्यान दें, हार्ट हेल्थ का ध्यान दें, तो हम एक प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट। तो क्या मेजर चीज़ें हैं? फूड, एक्सरसाइज, वॉक्स, डेली वॉक्स, अपनी कैलोरी इनटेक कम रखिए, बॉडी मास इंडेक्स को करेक्ट रखिए। कैसे कैलकुलेट करें हम अपना वेट, की मेरा आइडियल वेट क्या है? बहुत सिंपल फार्मूला, अपना हाइट चेक करिए सेंटीमीटर में, उसको 100 से माइनस कर दीजिए, बस आपका आ गया, ये आइडियल वेट है। जिसकी 175 सेंटीमीटर हाइट है उसको 75, जिसकी 165 है उसको 65, इतना वेट रखिए आप। अगर आप इतना रखेंगे, आपसे बहुत बीमारियां दूर भागेंगी। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, 3 बीमारियां बिल्कुल क्लियरली इससे लिंक्ड हैं, ओबेसिटी से, क्लियर लिंक। और फिर फैमिली हिस्ट्री में दुर्भाग्य से कई बार कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। अब कोलेस्ट्रॉल की इतनी दवाइयाँ आ गई हैं, इतने वंडरफुल मेडिसिन आ गई हैं जो हार्ट को प्रिवेंट कर देता है। अनदर मिथ, स्टैटिन्स के मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे चलते हैं, हमें बहुत दुख होता है ये पढ़ के। एक दवाई अगर इतने साल, मतलब 25-30 साल हो गए हैं इस दवाई को रिसर्च होते हुए, 1000 या 10,000 स्टडीज होंगी स्टैटिन्स पे, एक स्टडी नेगेटिव नहीं आई, सब पॉजिटिव स्टडीज आई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है कि स्टैटिन्स आर बैड फॉर योर हेल्थ। पता नहीं कौन प्रमोट करता है ऐसे मैसेजेस। स्टैटिन्स आर वंडर ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग
इज द की टू सक्सेस। आपका जितना कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जितना वेट कम होगा, आपको उतनी हार्ट डिजीज से दूर भागोगे, उतना हार्ट डिजीज आपसे डरेगी। ये दोनों लिंक हैं। अब हम तीन चीजें अगर देखें, ब्लड प्रेशर, वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, एक जिसकी ब्लॉकेजेस मॉडरेट रेंज में 50 से 75%, अगर ये चार चीजें करता है, वो ब्लॉकेजेस की बेटर होनी शुरू हो जाती हैं, वो श्रिंकेज कम होनी शुरू हो जाती है। वो इसलिए हम कहते हैं कि क्यों स्टेंट डलवा रहे हो, हम दवाइयों से मैनेज करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल से मैनेज करेंगे। तो इतने मिथ्स हैं इस बीमारी को लेके कि जितने मिथ बस्ट किए जाएं उतना कम। अच्छा, हाई बीपी से भी क्या रिस्क होता है heart बहुत को? हाई रिस्क। बीपी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक्स और भी बीपी के साथ लिंक्ड है। तो बीपी एक, और रिसर्च ने बीपी को भी गाइडलाइंस हर 5 साल में चेंज कर देते हैं कि बीपी, हमें पहले कहते थे 170, मतलब जब हमने मेडिकल एजुकेशन शुरू की 160 वाज कंसिडर्ड नॉर्मल, कि 160 किसी का है तो ठीक है। आजकल आ गया 130। अब हम 130 की रेंज में आ गए कि इसका किसी का 130 से ऊपर है तो ही शुड ट्रीट। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करो, और नीचे वाला हम 90 से ऊपर नहीं चाहते। और एक ज़माना था, जब हम स्टूडेंट्स थे, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो हम 100 तक ट्रीट नहीं करते थे। 100 तक हम कहते थे सॉल्ट कम करो, ये करो। अब बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि हमें स्टडीज़ ने बताया कि बहुत बेनिफिट है, इसको नीचे लाने में बहुत बेनिफिट है। हमारे पास बेटर दवाइयाँ हैं जो कंट्रोल कर सकती हैं, बेटर देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट। सेम इज द स्टोरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सेम इज द स्टोरी ऑफ डायबिटीज़। देखिए, जितने भी मिथ हैं आज आपके दिल के बारे में, उनका जवाब आज डॉक्टर साहब यहाँ से दे रहे हैं। तो आप भी हम लोगों के साथ है, जिसको भी सवाल पूछना हो अपने दिल के रिगार्डिंग, किसी बीमारी के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। सर को माइक दे दीजिए। सर अच्छा। Yeah, I just wanted to ask, there's a myth that those who have put the COVID vaccine, they're prone to heart attacks. Is it true? I don't have the right answer. There is some, it is not only a myth, there is some doubt. Even in the literature, in the medical literature, there is some doubt that the COVID vaccination promoted thrombosis. But I think that era is gone. It's almost 4 years till the last vaccine was given. So it cannot be, this effect cannot prolong so long. But in the first year, there has been a doubt. And we are not sure. The literature cannot tell us whether it truly was there. But COVID did increase heart attacks. COVID itself did increase heart attacks, pulmonary embolism, clotting everywhere. So vaccine is now put a question mark. ये Those who have taken the third vaccine. Yeah, so it's been now 4 years almost, the last dose. But So still, it's just coming out. I just got it last week only. I got this information that yes, it is getting out. we are not sure on this. I cannot firmly say. I would not advise that one should fear that it took a vaccine, now I am at risk of a heart attack. नहीं, जनरल परसेप्शन इस वजह से है सर, क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं उसका वजह कोई भी हो सकती है कि बहुत डरावनी वीडियोस है ना, कोई डांस करते करते फेंट आउट हुआ और उसकी डेथ हो गई, पता चला हार्ट अटैक हो गया, कोई चलते चलते गिर गया, डेली रूटीन का काम करते हुए गिर गया। इसका आंसर देना इतना मुश्किल है क्योंकि हर इंसान को कोविड वैक्सीन लगी थी। अगर एक ग्रुप होता जिसको वैक्सीन नहीं लगी तो वी कुड हैव कंपेयर्ड कि इसको वैक्सीन लगी, इसमें हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे, बट एवरीबडी गॉट अ वैक्सीन। तो बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या वैक्सीन की वजह से हुआ है कि नहीं। वजह क्या रहती है? अचानक से गिर जाना, पता चला हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ। कि इंसान रात को, ये बहुत आपने सुना होगा, हमने तो बहुत सुनते हैं कि इंसान रात को खाना खा रहा था, बातचीत कर रहा था टेबल पे और रात को रहे नहीं, वो नींद में ही चले गए। या फिर एक जो डांस पे थी, शी डाइड, यंग गर्ल। नाउ ये सब हार्ट अटैक नहीं है, जो स्लीप में मरा वो एरिथमिया था, उसको पहले हार्ट अटैक हो चुका था या होना था। ये जो लड़की है, इसको कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, जो एरिथमिया करते हैं, जो रिदम डिसऑर्डर। ये हार्ट एक ऑर्गन है कि अगर एक चैनल, एक पोटेशियम चैनल इधर का उधर बन जाए, वो भी सडन डेथ कर सकता है। वो हम ईसीजी से पकड़ लेते हैं या जेनेटिक टेस्टिंग से पकड़ लेते हैं। इस लड़की के केस में मुझे 99% श्योर हूँ कि एरिथमिया था और उसको कोई जेनेटिक सिंड्रोम था, ना कि हार्ट अटैक था। तो ना कोविड वैक्सीन था, मोस्ट लाइकली कोई जेनेटिक सिंड्रोम था। तो अगर हार्ट का एक चैनल, सोडियम और पोटेशियम करंट्स होते हैं जो
हार्ट की डीपोलराइज करते हैं और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। एक सोडियम पोटेशियम चैनल चेंज हो जाए, वो सिंड्रोम बन जाता है, या तो लॉन्ग क्यूटी या ब्रुगाडा या ऐसा कोई सिंड्रोम बन जाता है जो हमें पता है सिर्फ एक चैनल गड़बड़ होने से, एक जीन पे कोडिंग थोड़ी सी गलत हो गई और उसने चैनल गलत कर दिया। नाउ दिस पर्सन इज प्रोन टू सडन डेथ, एरिथमियाज, बिकॉज हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर हो जाती है। इसलिए मैंने जब शुरू किया तो बोला कि नेचर ने क्या बनाया, मुझे हमारे को तो समझ नहीं आ सकता। देखिए It is फैमिली हिस्ट्री भी super. बहुत बड़ी बात है, इस पर भी आगे चर्चा करूं उससे पहले एक और सवाल ऑडियंस का। सर नमस्कार, मैंने आपका हार्ट डे पर लेख पढ़ा था, तो जिसमें आपने ये था कि जनरली हम ईसीजी या लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं और उसके होने के बाद भी ये कह देते हैं कि भाई यार इसका तो सारे टेस्ट सही थे, इसको हार्ट अटैक हो गया। तो आपने उसमें लिखा था एपोबी प्रोटीन का और कैल्सिफिकेशन, तो ये क्या टेस्ट हैं और ये कब करानी चाहिए? तो अब कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल सिर्फ नहीं है, अब हमारे पास सब फ्रैक्शंस हैं, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, एपोप्रोटीन बी और कैल्सिफिकेशन। सो कैल्सिफिकेशन एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, एक एक्सरे की तरह है कि आप सीटी कैल्शियम स्कोर डिटरमिन कर लो, जिसका कैल्शियम स्कोर वो एज रिलेटेड भी होता है, कैल्शियम एज के साथ बढ़ता ही है, बट किसी का कैल्शियम स्कोर अगर 200-300 आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बट यू आर करेक्ट कि डिस्पाइट वॉट एवर नॉलेज वी हैव, वी विल लूज सम पेशेंट्स who will develop heart attack, डिस्पाइट जितना मैंने बोला, जितनी हम, लेकिन हम इसको कम तो कर सकते हैं हैवी मात्रा में, बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम जो नेचर ने किया हम पूरी तरह नहीं समझ पाए, कभी समझ पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता है हमें। तो हम जितना समझ सकते उस पर एक्ट करते हैं, हम 100% नहीं एक्ट कर पाते हैं। कोशिश हर साइंटिस्ट, हर रिसर्चर, हर डॉक्टर की होती है कि मैं मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूं। अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है या आप एपोप्रोटीन ए तो सबको कराना चाहिए, उसमें तो बहुत आसान टेस्ट है। लाइपोप्रोटीन ए, एपोप्रोटीन बी, ये सब बहुत इजी टेस्ट है। कैल्सिफिकेशन अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री, आपको कोई सिम्टम्स हैं, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, तो कराना चाहिए। ये फैमिली हिस्ट्री पर जरूर बात करना चाहूंगी मैं आपसे कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे आप हर सवाल के जवाब में कह रहे हैं, तो उसे कितना सतर्क रहना होगा, किन बातों बहुत का ध्यान ज्यादा। रखना सो होगा? फैमिली हिस्ट्री बहुत, फैमिली हिस्ट्री में क्या? फैमिली हिस्ट्री, अब हम फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं। किसी फैमिली हिस्ट्री में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, किसी फैमिली में बाईपास सर्जरी हुआ है, किसी में एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हो चुका है, या किसी को हार्ट अटैक हो चुका है। इन 4 ग्रुप्स में हम हाई रिस्क मानते हैं फैमिली को। एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज कोडेड बाय जीन्स। एवरी जो हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जो हम बिहेवियर, सब कुछ जीन्स से कोडेड है। हमारे जन्म पत्री, हम जब बर्थ होते हैं तो हम, हमारे पंडित बताते हैं, लेकिन भगवान ने तो अपना कोडिंग करके आपकी जन्म पत्री बनाई हुई है, तो ये सारा लिंक्ड है। तो हम एज साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं कि ये क्या होगा, तो हमें यही क्लूज मिलते हैं। और जब हमें क्लूज मिल जाते हैं, हम चाहते हैं कि मरीजों को ये बेनिफिट मिले, क्योंकि हमने इतनी रिसर्च की, इतनी मेहनत की, तो अब ये पसंद तो करना चाहिए। हम उनको देना चाहते हैं बेनिफिट, कि आपको ये बेनिफिट मिले। तो हमारी पढ़ाई अगर आपके काम नहीं आएगी तो यूजलेस है। बस एक सलाह जाते जाते डॉक्टर साहब, कैसे अपने दिल का ख्याल रखें? तो मैं तो हेल्थ फ्रीक हूँ, मैं वॉच भी स्मार्ट वॉच पहनता हूँ। मैं 10,000 स्टेप अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं जाके फिर करूँगा। आई थिंक दैट इज़ वन वेरी की लेसन फॉर एवरीबडी। सेकेंड, डाइट इतनी खाइए कि आपका बॉडी वेट नॉर्मल हो, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, बड़ा सिंपल फार्मूला, ये सब कर सकते हैं। हम 5 से 6 गुना ज़्यादा खाते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है, वो कम खाइए। स्मोकिंग तो सोचना भी नहीं कभी। अल्कोहल, नो, एक अल्कोहल पे बहुत डिस्कशन होता है। हमें कहा जाता था अल्कोहल इज प्रिवेंटिव फॉर हार्ट। दैट मिथ इज गॉन, दैट मिथ इज फिनिश्ड। WHO ने कह दिया लास्ट ईयर, WHO की स्टेटमेंट है, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। उसको ना क्लास 1 कार्सिनोजेनिक कह दिया, उनको बोला कोलन कैंसर का डायरेक्ट लिंक है अल्कोहल से। अब यूरोप में तो इसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे, वो तो लंच में भी वाइन पीते हैं, बट हम जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल का ख्याल आप कैसे रखें ये बताने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।